गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारे आज की महत्वपूर्ण अवधारणा है, विचारधारा है मार्क्सवाद। मार्क्सिज्म क्या है, इसके बारे में आज से शुरुआत करेंगे, समझेंगे कि विश्व में जो अलग अलग विचारधाराएँ आई हैं, जिसमें हमने उदारवाद, समाजवाद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मार्क्सवाद। इन तीनों विचारधाराओं ने विश्व की सभी प्रमुख राजनीतिक व्यवस्था को बहुत बड़े स्तर से प्रभावित किया। तो ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है मार्क्सवाद। कार्ल मार्क्स ने जो अपनी इस विचारधारा का जो प्रतिपादन किया, सब कुछ उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और जिन प्रमुख तत्वों पर ये जो विचारधारा बल देती है, उसके संबंध में हम जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो देखिए, मार्क्स समाजवादी विचारधारा के प्रतिपादक और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के में परिवर्तन की बात कहने वाले प्रथम विचारक ही नहीं। मार्क्स से पहले ब्रिटेन और फ्रांस के विचारकों ने भी समाजवादी विचार व्यक्त किए जा चुके थे। अब देखिए, मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद या मार्क्सवादी समाजवाद, क्योंकि ये जो विचारधारा है, इसके जो विचार हैं करीब करीब समाजवाद से निकले हुए हैं। तो ये समाजवादी विचारधारा का एक आगे का एक रूप ही कह सकते हैं हम इसको। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो बल दिया है, उन्होंने आर्थिक व्यवस्था पर बल दिया है। ठीक है, आर्थिक और साथ ही सामाजिक उन व्यवस्था के परिवर्तन की उन्होंने बात की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल ये मार्क्स ने बात की है। मार्क्स से पहले भी काफ़ी विचारक उसके बारे में अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं, अपने मत का प्रतिपादन कर चुके हैं। और इससे पहले आप देखेंगे, मार्क्स से पहले कि ब्रिटेन है, फ्रांस है, यहाँ के कई विचारकों ने अपने जो इस समाजवादी विचार के बारे में जो अपने विचार हैं प्रतिपादन किए जा चुके थे। आप देखते हैं कि फ्रांस के नायल बावेफ हैं, सेंट साइमन हैं, चार्ल्स फोरियर हैं, लुई ब्लांक हैं, या फिर इंग्लैंड के आप जॉन डी सलेमेंडी हैं, डॉक्टर हॉल हैं, थॉम्सन हैं, रॉबर्ट ओवन हैं। ये सभी विचारक हैं। इन लोगों ने अपने विचार इसके संबंध में अपने विचार प्रतिपादित कर चुके थे। ठीक है, अब ये जो विचारक हैं, जो भी मैंने आपको नाम गिनाए, ये पूंजीवादी व्यवस्था में विद्यमान धन की विषमता, यानी पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत जिस प्रकार से जो धन का वितरण है और इस धन की जो विषमता है, अर्थात अमीर और गरीब, अमीरों के पास अथाह मात्रा में संपत्ति है, गरीबों के पास कुछ भी नहीं है। तो जो धन की विषमता, फिर स्वतंत्र प्रतियोगिता और आर्थिक क्षेत्र में राज्य की नीति के बड़े कटु आलोचक थे। मतलब जिस प्रकार से पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत धन की जो विषमता है या असमानता है, स्वतंत्र प्रतियोगिता है, और जो आर्थिक क्षेत्र में राज्य की नीति अर्थात हस्तक्षेप की जो नीति, इनके बहुत बड़े कटु आलोचक माने जाते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि विषमता किन कारणों से उत्पन्न होती है। मतलब ये बता दिया कि हाँ, समाज में विषमता है, लेकिन ये विषमता किस आधार पर पैदा होती है, इसके संबंध में उन्होंने कुछ भी न तो कारण बताए और नई विषमता के निवारण का घटना चक्र उन्होंने प्रस्तुत किया। लेकिन मार्क्स ने क्या किया, सर्वप्रथम वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन करके समाजवाद की, या फिर जो उनका अंतिम लक्ष्य है साम्यवाद की स्थापना हेतु विश्लेषण पर आधारित अपनी एक व्यवहारिक योजना का प्रतिपादन किया, या यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने इसके संबंध अपनी योजना को प्रस्तुत किया। ठीक है, तो वैज्ञानिक समाजवाद इसको क्यों कहा जाता है और इसमें ऐसा है उसने क्या परिवर्तन किए जो इसको मतलब व्यवहारिक योजना के तौर पर इसको जान सकते हैं। ठीक है, वेपर का एक कथन है, वो कहते हैं कि उन्होंने सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना तो की, परंतु गुलाब के वृक्षों के लिए कोई धरती तैयार नहीं की। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो नोएल बावेफ, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर और जो रॉबर्ट ओवन, इन लोगों ने जो बताया कि जो धन की विषमता है या जो आर्थिक क्षेत्र में जिस प्रकार से राज्य की अनीति हस्तक्षेप, उन्होंने सब कुछ आलोचना तो की, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो विषमता या असमानता किन कारणों से उत्पन्न हुई है और इसमें इनका जो उत्पादन की जो विधि है उनके साथ क्या संबंध है। उन्होंने समाज की प्रगति और विकास के नियमों को समझने का प्रयत्न नहीं किया। समझे, तो यूँ कह सकते हैं कि इन लेखकों के द्वारा न तो कोई परिवर्तित घटना चक्र की कोई व्याख्या प्रस्तुत की गई और न ही विद्यमान अवस्था को सुधारने के लिए क्रियात्मक व्यवहारिक दर्शन को प्रदान किया। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, सोपन लोकीय समाजवादी। सोपन लोकीय इसलिए क्योंकि उन्होंने ये बता तो दिया कि ये असमानता है, लेकिन असमानता या विषमता किन कारणों से है इसके बारे में वो बिल्कुल चुप हैं। इसलिए वेपर कहते हैं कि उन्होंने मतलब सोपन लोकीय समाजवादी
जिन्होंने सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना तो की, लेकिन गुलाब के वृक्षों के लिए किसी प्रकार की जमीन उन्होंने तैयार नहीं की। आई बात समझ में? इसलिए प्राय इनको क्या कहते हैं? सोपनलोकी समाजवादी। मार्क्स के अनुसार या मार्क्स कहते हैं कि अभी तक सभी दार्शनिक जगत का विश्लेषण करने में लगे रहे, सभी इसका पूरे पूरे एक विश्लेषण में लगे रहे, परंतु दार्शनिकों का मुख्य कार्य जगत का विश्लेषण करना नहीं, अपितु उसे बदलना है। कि जो भी है उसका विश्लेषण करके ये मत बताओ ये ऐसा है या वो वैसा है, बल्कि आपको क्या है, उन परिस्थितियों को बदलना है जो आवश्यक है। अतः मार्क्स द्वारा प्रतिपादित समाजवाद की काल्पनिक विचारधारा मात्र न होकर एक विधिवत रूप से प्रतिपादित व्यवहारिक दर्शन है। इस दृष्टि से मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जा सकता है। इसमें किसी प्रकार के सोपनलोकी या कल्पना जगत या आदर्श का कोई उल्लेख उसमें नहीं किया गया है। आई बात समझ में? मार्क्स का समाजवाद इतिहास के गुण अध्ययन पर आधारित है। मार्क्स उन इतिहासकारों से बिल्कुल सहमत नहीं है जिन्होंने इतिहास को कुछ महान व्यक्तियों के परिणाम का मात्र समझा है। मतलब ये कहते हैं कि कुछ कहते हैं कि इतिहास क्या होता है, तो कुछ कहते हैं कि इतिहास एक महान व्यक्तियों के अपने जीवन का सब कुछ कार्यों का परिणाम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मार्क्स यहाँ पर उसका पूरा पूरा विरोध जताते हैं और उसको अस्पष्ट करते हैं कि नहीं ऐसा, मतलब ये जो इतिहास है, आज तक का जो इतिहास है वो कोई महान व्यक्तियों की देन नहीं है। इतिहास कि विकास को समझने के लिए उसके द्वारा हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया गया। किसकी? हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति। और उसका फिर उनका विश्वास था कि आर्थिक शक्तियों के आधार पर इतिहास का अनवरत विकास हुआ है। मतलब ये कहते हैं कि इतिहास कोई महान व्यक्तियों की देन नहीं है, अपितु समय के साथ अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग परिस्थितियों में जो आर्थिक शक्तियाँ, उनके उत्पादन, उनके वितरण और आर्थिक शक्तियों या अर्थव्यवस्था के आधार पर ही इतिहास में किसी भी प्रकार के जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वो उसी के आधार पर हुए और कुछ नहीं। इसलिए मार्क्स प्रथम व्यावहारिक दार्शनिक हैं जिन्होंने इस बात पर सबसे अत्यधिक बल दिया कि ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित आर्थिक परिस्थितियाँ अपना प्रभाव डालती हैं। मार्क्स ने आधुनिक समाज की बड़ी गूढ़ता और आलोचनात्मक दृष्टि से अध्ययन किया। उसने पूंजीवाद के दोषों का वर्णन करने के साथ साथ पूंजीवाद का अंत कर वर्गविहीन समाज की स्थापना के लिए एक विधिवत प्रक्रिया का निरूपण किया। मतलब आप समझ सकते हैं कि वर्तमान समय की जो भी समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं और जो एक समाज में खाई पैदा करती हैं, जो वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा होती है और जो जिस प्रकार से पूंजीवादी व्यवस्था एक वर्ग दूसरे वर्ग का जिस प्रकार से शोषण करता है और जो मतलब जो समाज में असमानता पैदा करता है, तो इसलिए कहते हैं कि पूंजीवाद का अंत करना बेहद जरूरी है। और पूंजीवाद का अंत करके एक वर्गहीन समाज जिसमें किसी भी प्रकार के वर्ग नहीं होंगे, ना अमीर होंगे ना गरीब होंगे, सब लोग एक समान होंगे और जो कुछ भी होगा वो समाज के नियंत्रण में रहेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने दर्शन को एक व्यवहारिक रूप से स्थापित करने का काम करते हैं। इस प्रकार समाजवाद को उसकी भावुक और काल्पनिक पृष्ठभूमि से निकाल कर उसे वैज्ञानिक रूप प्रदान किया कि जो आज तक समाजवाद का जो रूप हमें दिखाई देता है वो कल्पनाशील था, उसमें आदर्शों का उल्लेख था। वो क्या मार्क्स क्या करते हैं कि इन सभी परिस्थितियों से आदर्श मतलब समाजवाद को बाहर निकालकर उसको एक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का काम करते हैं। केवल इतना ही नहीं, वरन समाजवादी व्यवस्था के स्थापना उद्देश्य से उन्होंने एक बहुत बड़ा एक श्रमिक वर्ग के लिए एक बड़ा नारा भी दिया कि विश्व के मजदूरों आप एक हो जाओ। आपको खोने के लिए केवल बेड़ियाँ और पाने के लिए पूरा संसार है। इसलिए कहते हैं कि हर देश में मजदूरों का शोषण हो रहा है, इसलिए मजदूरों का कोई देश नहीं होता है। आई बात समझ रहे? इसलिए विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, ऐसा उन्होंने एक नारा दिया ताकि श्रमिक वर्ग में क्रांति आ सके। उसके द्वारा श्रमिक वर्ग को संगठित करने के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न किया गया। आप देखते हैं कि 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम था और इस प्रकार उन्होंने इस विद्यमान व्यवस्था की व्याख्या करने के अतिरिक्त विश्व की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को परिवर्तन करने के व्यवहारिक मार्ग भी उन्होंने बताया। इसलिए हमारे प्रोफेसर C.M. जोड कहते हैं कि मार्क्स प्रथम समाजवादी लेखक हैं जिसने कार्य को वैज्ञानिक कहा जा सकता है। मतलब पहले ऐसे समाजवादी विचारक हैं या लेखक हैं जिनके कार्य को हम वैज्ञानिक कह सकते हैं। उसने अपने वांछित समाज का चित्रण भी नहीं किया वरन उन परिस्थितियों का भी वर्णन किया है जिसके माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, लैन लंगास्टार भी यही कहते हैं कि मार्क्सवाद के वैज्ञानिक समाजवाद होने के दो प्रमुख आधार हैं। पहला, ये वास्तविकता पर आधारित है, न कि कल्पना पर आधारित है। मार्क्स कहीं पर भी कल्पना का कहीं उल्लेख नहीं करते हैं। सेकंड, ये पुरानी व्यवस्था को ही वैज्ञानिक तरीके से नहीं समझता वरन नई व्यवस्था स्थापित करने के लिए भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को स्वीकार करता है, अपनाता है। इसलिए उसको वैज्ञानिक समाजवाद हम कह सकते हैं। ठीक है, इतिहासकार टेलर भी यही कहते हैं कि मार्क्सवाद में सामाजिक परिवर्तन करने वाली शक्तियों की जो व्याख्या है वह उसे वैज्ञानिकता प्रदान करती है। इसके अलावा उन परिवर्तनों को संभव बनाने वाली शक्तियों की व्याख्या मानव मनोविज्ञान पर आधारित है।
कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद और साम्यवाद के प्रेरणा के नाम देते हुए लॉस्की कहते हैं। लॉस्की का कथन है कि किसी भी पहलू से हम उसे देखें, कार्ल मार्क्स का चिंतन सामाजिक दर्शन के इतिहास में स्वयं एक युग है। उनके विषय में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने साम्यवाद को अस्त व्यस्त रूप में पाया और उसने एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा साम्यवाद को एक दर्शन और गति प्राप्त हुई। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने एक जो समाजवाद था उसको वास्तविक, यथार्थ और व्यवहारिक धरातल पर लाने के लिए उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लागू करके अपने जो कुछ भी जो पहले समाजवादी विचारकों ने बताया जा चुका था उसके विपरीत उन्होंने कि जो भी कुछ घटनाक्रम होता है तो क्यों होता है इसके तहत तक जाने वाले मार्क्सवादी हैं। आई बात समझ में? अब देखिए, आखिर मार्क्सवाद को अपन समझना चाहें तो मार्क्स शब्द पर ध्यान देने से साधारणतः हमें प्रतीत होता है कि मार्क्सवाद वह विचारधारा है जिसके आधार पर मार्क्स के विचार हैं या फिर उसके संबंध जो बिल्कुल वास्तविकता ये नहीं है। 19वीं शताब्दी में आप देखो कि अगर हम प्रॉपर ढंग से मार्क्स देखें, क्योंकि उनका नाम कार्ल मार्क्स था और कार्ल मार्क्स ने जो विचार प्रतिपादित किए वो मार्क्सवाद के नाम से भी जाने जाते हैं। अब देखिए, कार्ल मार्क्स के साथ उनके खास उसके अभिन्न मित्र फ्रेडरिक एंजल्स भी थे। तो दोनों मित्रता आजीवन रही और दोनों के विचारों को सामान्य रूप से हम मार्क्सवाद के तौर पे समझ सकते हैं। इन्होंने किस बात पर क्या अपनी विचारधारा रखी, क्या उसमें व्यवहारिक और वास्तविक तथ्यों का उल्लेख करके उसने अपनी विचारधारा का प्रतिपादन किया, ये हम पहले समझ चुके हैं। फिर भी आप देखिए कि 19वीं शताब्दी में जर्मनी में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स नाम के दो ऐसे महान विचारक हुए। इन दोनों के ने मिलकर दर्शन यानी फिलोसॉफी, इतिहास, समाजशास्त्र, विज्ञान और शास्त्र की विविध समस्याओं पर गंभीर और विशद रूप से विवेचन करते हुए सभी समस्याओं के संबंध में एक सुनिश्चित विचारधारा और एक नवीन दृष्टिकोण विश्व के सामने रखा। अब देखिए, दोनों ही मित्रों ने मिलकर, क्योंकि फ्रेडरिक एंजल्स उनके जीवन भर आजीवन उनके जब तक जिंदगी रही दोनों की मित्रता किसी प्रकार टूटी नहीं और ये मित्रता इतनी गहरी और गाढ़ी रही कि इन्होंने कई ग्रंथ भी दोनों ने साथ मिलकर लिखे। तो इन्होंने क्या किया है दोनों ने कि दर्शन, इतिहास और समाजशास्त्र के साथ साथ विज्ञान और शास्त्र इन सब का विस्तृत व्यापक अध्ययन किया और ये देखने का प्रयास किया है कि जो भी समस्या हैं इनका किस रूप से विवेचन किया जा सके और इस सभी समस्याओं के संबंध में किस प्रकार से हल निकाला जाए। तो हल निकालने के लिए उन्होंने एक नवीन विचारधारा और एक नए दृष्टिकोण को विश्व के सम्मुख रखा। ठीक है, और इसी दृष्टिकोण और विचारधारा ने विश्व को मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। कि कह सकते हैं कि दर्शन, इतिहास, समाजशास्त्र, विज्ञान और शास्त्र की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करके एक उन्होंने सुनिश्चित विचारधारा या दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया और वही क्या कहलाता है, मार्क्सवाद। आई बात समझ में? क्या कहलाता है, मार्क्सवाद। ठीक है, और इस विचारधारा में एंजल्स का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इसमें वैज्ञानिक और दार्शनिक पहलू का चिंतन मुख्यतः एंजल्स ने और राजनीतिक पहलू का चिंतन मार्क्स ने किया है। तो कह सकते हैं कि इस मार्क्सवाद में मार्क्स और एंजल्स दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका है। दोनों ने मिलकर इसका अध्ययन किया है और इस विचार को प्रतिपादित किया है। इस प्रकार से देखें तो मार्क्सवाद समाज का एक रूप है। इसका मुख्य प्रतिपादक जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स है। उसने ऐतिहासिक अध्ययन के आधार पर समाजवाद का प्रतिपादन किया। ऐतिहासिक अध्ययन के आधार पर किसका क्या किया, समाजवाद का अध्ययन किया। ठीक है, मार्क्स के अतिरिक्त एंजल्स, लेनिन, स्टालिन, कॉट्सी, रोजा लग्जमबर्ग, डॉस्की, माहो, ग्राम्सी, जॉर्ज लूकास आदि इस विचारधारा के प्रमुख मार्क्सवादी हैं। मतलब कह सकते हैं कि इस मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित विचारों का जो अनुसरण किया है, जो अनुयायी हैं और इस विचारधारा को समय के साथ मॉडिफाई किया और उस विचारधारा में अपना पूर्ण विश्वास रखने वाले जो विचारक हैं वो कौन कौन से हैं, एंजल्स तो हैं ही, साथ साथ उनके अनुयायी में लेनिन है, स्टालिन है, कॉट्सी हैं, रोजा लग्जमबर्ग है, माओ, ग्राम्सी, जॉर्ज लूकास जैसे हैं, हैबरमास भी नाम लिख सकते हैं। तो ये सभी कौन हैं, ये सभी मार्क्सवादी हैं जो मार्क्स के विचारों में यकीन करते हैं और विश्वास रखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मार्क्स के दर्शन के स्रोत क्या हैं, कि आखिर जो ये इन्होंने अपने जो विचार प्रतिपादित किए हैं इनके दर्शन का मूल स्रोत क्या माना जाता है। तो देखिए,
एबस्टीन विचारक कहते हैं कि अपनी स्वयं की कष्टपूर्ण और लंबी खोज में मार्क्स को अपना दर्शन किसी विचारक से बना बनाया तैयार नहीं, मतलब उसने विभिन्न स्रोतों से एकत्रित किया। मतलब एबस्टीन कहते हैं कि अपनी स्वयं की कष्टपूर्ण और लंबी खोज, इन्होंने जीवन में, मार्क्स ने जीवन में बहुत दुख देखा। मार्क्स ने अपने जीवन के कई दौर गरीबी से, बेहद गरीबी से गुजारे, ठीक है। तो इतना जीवन में कष्ट भोगा और एक लंबे समय तक उन्होंने एक शोध अनुसंधान किया। तो मार्क्स ने इन सभी से सब कुछ सहते हुए अपने दर्शन में किसी विचारक से बनाई बनी सामग्री प्रदान नहीं की, वरन अपनी एक तपस्या थी, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्रोतों से जो सामग्री एकत्रित की, उसी का परिणाम है मार्क्सवाद। गैटल कहते हैं कि मार्क्सवाद का मुख्य आधार ऐतिहासिक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। इन दोनों का ही हीगल के दर्शन से निकट का संबंध है। इन मार्क्स ने जो अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं उसमें से एक है ऐतिहासिक भौतिकवाद, दूसरा है वर्ग संघर्ष, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ये हैं दोनों किससे निकट हैं, हीगल के दर्शन से। दूसरी, ये मार्क्स का जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत पर निर्भर है, जिसका आधार इंग्लैंड का अर्थशास्त्र है। मतलब जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया है उसका उन्होंने आधार किससे माना, इंग्लैंड के इकोनॉमिक्स से। तीसरा, जो फ्रांसीसी क्रांति और फ्रांसीसी समाजवाद के तत्व भी सम्मिलित हैं, इसमें उन्होंने फ्रांस की उसने क्रांतियों द्वारा प्रगति का सिद्धांत और राज्य के विलीन होने की धारणा को भी ग्रहण किया है। तो ये समझ सकते हैं कि उनके जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, इतिहास के आर्थिक व्याख्या है, वर्ग संघर्ष है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, पूंजीवादी संबंधी जो विचारधारा, ये कहीं ना कहीं उसके अलग अलग विचारों से प्रेरित है, उससे बहुत प्रभावित दिखती है। तो एक एक करके हम समझ सकते हैं कि मार्क्स पर जर्मन विद्वानों का क्या प्रभाव रहा है। तो देखिए, मार्क्स ने समाज के विकास के लिए हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया। उन्होंने हीगलवादी फायरबैक से भौतिकवाद को अपना लिया। मतलब मार्क्स की जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कि जो अपनी सिद्धांत है उसमें उन्होंने जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा किसका दिखाई देता है, हीगल का। हीगल से उन्होंने द्वंद्वात्मक पद्धति को स्वीकार किया और फायरबैक से उन्होंने भौतिकवाद का विचार ग्रहण किया, ठीक है। दूसरा, अगर देखें तो ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों का जो चिंतन है उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो मार्क्स ने ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों में से सबसे प्रमुख एडम स्मिथ, रिकार्डो, इनसे उन्होंने श्रम के मुख्य सिद्धांत को स्वीकार किया और इसी श्रम के मुख्य सिद्धांत के आधार पर उन्होंने अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो ये अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत को उन्होंने कहाँ से प्रेरित होकर, कहाँ से उन्होंने ग्रहण किया है, ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिसमें एडम स्मिथ और रिकार्डो के श्रम सिद्धांत से उन्होंने ये अपना विचार ग्रहण किया है। तीसरा है फ्रेंच समाजशास्त्रियों का जो चिंतन है उसमें देखिए आप, फ्रांस में सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर आदि चिंतकों ने समाजवाद का जो प्रतिपादन किया था, जिनको हम प्राय स्वप्न लोक के समाजवादी कहते हैं, तो उसका स्वरूप यद्यपि वास्तविक तौर पर देखा जाए तो काल्पनिक था, तथापि अपने चरित्र से क्रांतिकारी था। उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व सिद्धांत, श्रमिकों का उत्पादन और उनका शोषण करने वाले वर्ग का विनाश का सिद्धांत और वर्गविहीन समाज की स्थापना के विचार आदि जो हैं वो मार्क्स ने फ्रांसीसी चिंतन से प्राप्त किए थे। अगला है सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ। तत्कालीन परिस्थितियों का हर विचार पर, हर विचारधारा पर, हर व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। देखिए, तो पूंजीवादी समाज के शोषणवादी चरित्र ने मार्क्स को क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया कि जिस प्रकार से पूंजीवादी व्यवस्था या समाज में शोषण का जिस प्रकार से हथकंडा अपनाया जाता है या शोषण किया जाता है, तो इस शोषणवादी चरित्र से भी मार्क्स प्रभावित हुए। तो यूँ कह सकते हैं कि तत्कालीन समय की जो मार्क्स दिखाई दे रही, मतलब मार्क्स को दिखाई दे रही थी पूंजीवादी व्यवस्था की शोषण रूपी जो एक कल्पना या जो वास्तविकता, तो उस संबंध में वो काफ़ी प्रभावित हुए। तो यूँ कह सकते हैं कि संक्षेप में इसको पूरी तरह स्पष्ट करना चाहे मार्क्स के दर्शन के स्रोत को, तो कह सकते हैं कि मार्क्स ने चाहे ईंटों को बहुत से स्थानों से एकत्रित किया हो, क्योंकि उनको जर्मन, ब्रिटिश, फ्रेंच, सामाजिक आर्थिक तत्कालीन परिस्थितियाँ सबका प्रभाव पड़ा। तो यूँ कह सकते हैं कि ईंटों का बहुत से स्थानों से एकत्रित किया हो, परंतु साम्यवाद का जो विशाल भवन बनाया वह सर्वथा मौलिक था। उन्होंने इधर उधर सब जगह से विचार, प्रेरणा, स्रोतों से जानकारी प्राप्त की, लेकिन अपना जो साम्यवाद का जो भवन विशाल बनाया है वो हमेशा हमेशा के लिए मौलिक है, नवीनतम है। उसने सर्वहारा वर्ग को तार्किकता देकर महान गति और शक्ति को प्रदान की। उसने समाजवाद को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। इसी कारण इसे वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। किसको? मार्क्स को। इसका वैज्ञानिक समाजवाद द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत, इन 4 स्तंभों पर पूरी तरह से आधारित है। हम क्रमशः इनका एक एक करके अभी हम सब अध्ययन करेंगे।